और चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी के लिए 15 भाजपा विरोध दलों का पटना में महाजुटान हुआ। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर करीब 3.25 घंटे तक विपक्षी बैठक चली। बैठक में आम चुनाव में आम सहमति के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, लेकिन पुख्ता फैसला 12 जुलाई को शिमला में होने वाली अगली बैठक में ही होने वाला। पटना में 15 विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। इस बैठक में 6 राज्यों के सीएम और 5 राज्यों के पूर्व सीएम समेत करीब 15 दलों के कुल 27 नेता शामिल हुए। विपक्ष के इस मंथन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल थे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही 19 दिनों बाद एक और बैठक का फैसला लिया गया। अगली बैठक 12 जुलाई को शिमला में होगी। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। 2024 में कैसे भाजपा का मुकाबला करना है, इसे लेकर पटना में एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर तकरीबन 2.5 घंटे बैठक हुई, जिसमें सभी दलों ने साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनाई। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि अगली मीटिंग में तय हो जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा और कैसे लड़ेगा। के बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताया कि अभी हम लोगों ने कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे। अब ये देखना है कि शिमला की मीटिंग में सहमति का कौन सा अध्याय सामने आता है। इसमें दो राय नहीं है कि जितने भी दल एक साथ आने पर राजी हुए हैं अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ, लिहाजा महागठबंधन के सामने चुनौतियां कम नहीं है। बहरहाल गठबंधन के नाम, संयोजक और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर शिमला में चर्चा है। पटना की बैठक में हर सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का मजबूत प्रत्याशी उतारने, भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का नाम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूले पर गहनता से मंथन हुआ। हालांकि इसका पूरा खाका खींचने के लिए सभी दलों ने 12 जुलाई को शिमला में एक और बैठक का ऐलान किया। विपक्षी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटना का संदेश बताया। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े। जाहिर इस बैठक में राहुल गांधी ने माना कि सभी दलों की विचारधारा में मतभेद है, बावजूद इसके सबको साथ आना होगा। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। इस बैठक के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने भाजपा के खिलाफ 2024 के लिए फिटनेस वाली हुंकार भरी। पूरी तरह से फिट हो गया है, अब बढ़िया से फिट कर देना है भाजपा। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, और खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है। नीतीश कुमार बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा छोटी पार्टियों को साथ लेने के साथ ही कई मोर्चे पर महाविजय का प्लान बना रही है। पटना में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की महाबैठक हुई, जिस पर भाजपा की ओर से करारा प्रहार भी किया गया। पटना में हुई महाबैठक में 15 विपक्षी दल शामिल हुए। मीटिंग का एजेंडा साफ है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी गैर विपक्षी दल एक साथ आएं। विपक्ष की इस बैठक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा तंज कसा और कहा कि ये विपक्ष के फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं। अमित शाह ने दावा किया कि विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, 2024 के चुनाव में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है।
और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के कालाहांडी से विपक्षी एकजुटता पर जबरदस्त प्रहार किया और एक साथ कांग्रेस, नीतीश कुमार और लालू यादव को आईना दिखाया। ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलवाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं। जाहिर है 2024 से पहले भाजपा और विपक्षी पार्टियां दोनों चुनावी अखाड़े में कूदने की पूरी तैयारी कर रही हैं, जिसके लिए अपने अपने हिसाब से बिसात बिछाए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड के सिलेबस में एक नया और अहम बदलाव होने जा रहा है। छात्र उन महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे जो अब तक स्कूल के सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत अब सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को शामिल कर लिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट्स अब सिलेबस में अनिवार्य रूप से वीर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, इस विषय में पास होना भी जरूरी होगा। सावरकर के अलावा 50 और महापुरुषों की जीवन गाथा को सिलेबस में शामिल किया गया है। बच्चे भी स्कूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी भी पढ़ेंगे। अन्य महापुरुषों में महावीर जैन और पंडित मदन मोहन मालवीय भी शामिल हैं। यूपी बोर्ड से पढ़ रहे स्कूली बच्चे अब अपने सिलेबस में अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू और नाना साहेब जैसे महापुरुषों की जीवनियां भी पढ़ेंगे। नया बदलाव सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया गया है। छात्र छात्राओं की इस विषय में पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। दरअसल इन महापुरुषों के नामों को लेकर यूपी बोर्ड में लंबे समय से कवायद चल रही थी। यूपी बोर्ड के विषय विशेषज्ञों की ओर से महापुरुषों के नाम की सूची शासन को भेजी गई थी, जिस पर अब शासन की मुहर लग गई है। प्रयागराज की धरती पर 2025 में महाकुंभ लगने जा रहा है। उसके पहले प्रयागराज एयरपोर्ट की सूरत बदलने जा रही है। 175 करोड़ की लागत से प्रयागराज एयरपोर्ट के टर्मिनल के विस्तारीकरण का काम अगस्त महीने में शुरू होने जा रहा है। नई सुविधाओं के जुड़ने के बाद एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में एक साथ 850 लोग बैठ सकेंगे और 15 विमानों को एक साथ पार्क किया जा सकेगा। अभी एक टर्मिनल होने से ये क्षमता 350 यात्रियों की है। एरो ब्रिज की संख्या भी 2 से बढ़कर 6 हो जाएगी और उसमें पैसेंजर्स के यात्रा करने के लिए ज़्यादा संख्या है, 500 कम से कम आना जाना एक दिन में। ठीक है, तो टोटल करीब 850 पैसेंजर्स एक साथ हमारे यहाँ से आना जाना हो सकता है। बाकी एक एप्रन का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। दूसरी बात, टैक्सी वे एक बन रहा है और सामने ये पार्किंग का भी एक प्रोविजन है, मतलब नए टर्मिनल के सामने मतलब टैक्सी का भी पार्किंग का है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर फिलहाल 2 एरो ब्रिज हैं, जिनके जरिए यात्री विमान तक पहुँचते हैं। विस्तारीकरण योजना के तहत एयरपोर्ट पर 4 नए एरो ब्रिज बनेंगे। इसके बाद इनकी संख्या 6 हो जाएगी। 6 एरो ब्रिज बनने के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। इस वक्त प्रयागराज एयरपोर्ट से मौजूदा समय में 12 फ्लाइट संचालित हो रही हैं। कुंभ तक इनकी संख्या बढ़कर 16 से अधिक होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग पूरी तरह सोलर एनर्जी से संचालित होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।